वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम के जो टॉपिक है इसके डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें से मोस्टली पास्ट एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ हमने अपनी एक अर्लियर वीडियो के अंदर कवर किया था, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सिविल लॉ को आप डिफाइन कर देंगे बेसिकली कि सिविल लॉ रेगुलेट करता है डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन पर्सन्स डीलिंग विद ईच अदर। कोर्ट डज नॉट पनिश द रॉन्ग डूअर्स, लेकिन सेटलमेंट इम्पोज कर देती है जिसमें डैमेजेस हो सकते हैं, इंजंक्शन हो सकते हैं और अदर ऑर्डर्स हो सकते हैं। जबकि जो इसकी एग्जांपल्स हैं उसमें कंपनी लॉ, रेंट लॉ, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ में एम्प्लॉयर वर्सेज एम्प्लॉई है, फैमिली लॉ में हस्बैंड वर्सेज वाइफ केस हो सकते हैं, कमर्शियल लॉ के अंदर इसी तरह सेलर वर्सेज बायर केसेस हो सकते हैं, रेंट में जो है जो लैंडलॉर्ड वर्सेज टेनेंट के केसेस हो सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, क्रिमिनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ डिफाइनिंग कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ अगेंस्ट द कम्युनिटी एट लार्ज। कि जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं लॉ के मुताबिक, तो अगर उसे कोई करेगा तो फिर वो क्राइम कंसीडर होगा। रेगुलेट करते हैं कि सस्पेक्ट्स को कैसे इन्वेस्टिगेट, चार्ज और ट्राई किया जाएगा कोर्ट्स में, और पनिशमेंट उनके लिए इस्टेब्लिश की जाती है कि अगर किसी पे जुर्म साबित हो जाता है, जो कन्विक्ट हो जाता है यानी जुर्म साबित हो चुका है, तो वो ऑफेंडर्स जो हैं उनको पनिशमेंट क्या होगी, ये क्रिमिनल लॉ कवर करता है। क्रिमिनल लॉ डील करता है क्राइम्स के साथ जैसे मर्डर, वायलेंस, टेररिज्म, थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग एट्सेट्रा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो जाती हैं। तो ये इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन 2 है, ये ऑटम 2016 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ अ मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन एंड नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो इसका जवाब ये है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में होगी तो लेजिस्लेशन कैसे बनेगा। अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली एंड आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द असेंबली इट शैल विदाउट बीइंग ट्रांसमिटेड टू द सेनेट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। यानी नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट और पास होगा, प्रेसिडेंट की असेंट होगी और ये लॉ बन जाएगा। इसमें सेनेट को भेजने की जरूरत नहीं होती है। सेनेट को एक कॉपी भेजी जाती है रिकमेंडेशंस के लिए, लेकिन वो जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो भी नेशनल असेंबली की मर्जी होती है कि उसे शामिल करें या ना करें। हाँ, जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो और तब मनी बिल बनाना हो तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेंगे तो उसकी सेम फोर्स और इफेक्ट होगा जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। और ये ऑर्डिनेंस जो है 120 डेज के बाद रिपील हो जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड और पास बाय द नेशनल असेंबली। तो आप कह सकते हैं कि जी 2 मार्क्स इसके और 3 मार्क्स इस एरिया के अकॉर्डिंगली बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज लॉ प्रोमलगेटेड व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो ऑर्डिनेंस वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा। इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो सेम इफेक्ट एंड फोर्स है। और इसका जो टेन्योर क्या होगा, तो 3 बातें पूछी हुई हैं। आप नोटिस करें कि आपको जब आंसर लिखना है तो ये तीनों बातें कवर करनी है। तो टेन्योर जो है वो 120 डेज का है और उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता है अगर नेशनल असेंबली और सेनेट से पास हो जाएगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो इमीडिएट एक्शन के लिए ही हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इफ द सेनेट एंड नेशनल असेंबली आर नॉट इन सेशन। सच ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपली आपने एक सेंटेंस के अंदर दिया, दूसरे का भी 1 सेंटेंस के अंदर आंसर दिया, और तीसरे का पॉइंट के ऑर्डिनेंस स्टैंड्स रिपील्ड आफ्टर 120 डेज इफ इट इज नॉट पास बाय द नेशनल असेंबली और बाय नेशनल असेंबली एंड सेनेट बोथ एज द केस मे बी। क्योंकि नेशनल असेंबली अगर मनी बिल होगा और अदर मैटर्स होंगे तो फिर दोनों हाउसेज से। फिर एक एडिशनल पॉइंट ये है कि नेशनल असेंबली इसको 120 डेज के लिए एक्सटेंड भी कर सकती है। अगर ऐसा नहीं, इस दौरान वो पास नहीं होता तो फिर वो रिपील हो जाएगा। तो अगर आप अपने आंसर में ये 3 बातें भी कवर कर देते हैं जस्ट, तो इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। क्वेश्चन 4 है, ऑटम 2018 की अटेम्प्ट में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस। तो पाकिस्तान का फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, वो हमने एक्सप्लेन करना है। और सेनेट का रोल जो है वो मनी बिल्स में नहीं है, उसके अलावा तमाम लॉ मेकिंग के अंदर सेनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान हैज फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 3 पॉइंट्स इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको मेंशन करने हैं। फिर आपको इसमें यही पॉइंट भी बताना है कि जी हमारे पास जो है बाई कैमरल यानी 2 हाउस सिस्टम है पार्लियामेंट का, जिसे मजलिस शूरा कहते हैं। इसमें प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट शामिल। फिर बात आ जाती है कि सेनेट का रोल हमने बताना है। तो सेनेट का रोल ये है कि ये तमाम स्टैट्यूट्स अप्रूव करता है जो पास बाय नेशनल असेंबली होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल। यानी मनी बिल के अलावा तमाम जो लॉज हैं वो नेशनल असेंबली से पास तो होते हैं, लेकिन उनका सेनेट से भी अप्रूव होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो प्रॉपर लॉ नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्प्रिंग 2018 में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था कि ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस एंड आल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एज इट इज़ बुक को ही यहाँ पे आपने रिप्रोड्यूस कर देना है कि डेलीगेशन में पावर जो है वो एग्जेक्टिव को दी जाती है, मिनिस्टर या पब्लिक बॉडी वगैरह को, जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लॉ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकल अथॉरिटीज़ को पावर दे दी जाती है, मिनिस्टर्स को दे दी जाती है, या FBR SCCP वगैरह को दे दी जाती है। कंट्रोल इस पर 2 किस्म के होते हैं, पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है जो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और पावर डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कोर्ट का कंट्रोल होता है कि कोर्ट के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं कि अथॉरिटी से एक्सीड किया गया है या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। तो वंस अगेन आप ये देखें कि जब भी क्वेश्चन है उसको गौर से पढ़ना है। ये एंड लिखा हुआ है तो 2 डिफरेंट बातें आपने कवर करनी है। तो एक पॉइंट ये कवर करेंगे, एक पॉइंट ये कवर करेंगे, तो 2 + 2 आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, आटम 2020 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था कि ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डिनेंस। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट जो है उसको प्रोमलगेट करते हैं और इसका इफेक्ट जो है वो सेम एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो इसका आंसर मेंशन करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली इफ द सेनेट और नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट होगा प्रेसिडेंट से उसका सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे उनको रिस्पॉन्ड कर दिया। एडिशनल पॉइंट है कि विद इन 120 डेज ऑर्डिनेंस जो है उसको प्रेजेंट होना चाहिए और पास होना चाहिए नेशनल असेंबली से इन केस ऑफ मनी बिल, और दोनों हाउसेस से होना चाहिए अगर वो अदर बिल है, अदरवाइज जो ऑर्डिनेंस है वो रिपील हो जाएगा। तो ये 4 मार्क्स के लिए यू कैन से दैट ये हम इसकी मार्क्स की एलोकेशन कर सकते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में एक पास्ट एग्जाम है स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट से, उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे फोकस करता है। तो क्वेश्चन ये है कि लिस्ट डाउन द मेन टॉपिक्स और एरियाज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। पहला पार्ट ये है कि पार्ट 3 फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेन टॉपिक्स हैं वो बताने हैं 2 मार्क्स के लिए, और बी पार्ट है कि पार्ट 6 जो कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स को डिस्कस करता है, तो उस पर आपने बात करनी है। अब पार्ट का नंबर भी मेंशन है लेकिन पार्ट का जो टाइटल है वो भी मेंशन है, जिससे उसकी जो कंटेंट्स हैं उसका आइडिया हो जाता है। तो इसका आंसर में जो चीज़ फोकस करनी है वो एक तो सिर्फ लिस्ट करना है, यानी हमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो पार्ट ए बेसिकली हमारा क्या है कि पार्ट 3 को डिस्कस करना है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इसमें जो प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं वो हैं एलिजिबिलिटी, टर्म ऑफ ऑफिस, पावर्स, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह मजीद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं कि जी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसके मुताबिक उन्होंने फंक्शन करना है, तो वो भी डिस्कस हुई हैं। फिर इसके अंदर कंपोजिशन, ड्यूरेशन और मीटिंग्स जो पार्लियामेंट और सेनेट की होती हैं, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों की, उनके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं कि कितनी मीटिंग्स होंगी, कितनी ड्यूरेशन की असेंबली होगी या सेनेट की क्या टाइमिंग्स होंगी, तो वो डिटेल्स हैं। फिर क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट भी है कि अगर कोई सेनेटर बनना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर कोई नेशनल असेंबली के मेंबर बनना चाहते हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कौन कौन नहीं बन सकते, यानी डिसक्वालिफिकेशन। फिर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स भी इसी के अंदर कवर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो किस प्रोसेस से बनता है। इसी तरीके से जो ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट ने इशू करना है तो उसके बारे में भी जो गाइडेंस है वो ब्रीफली यहाँ पर कवर होती है।
उसके बाद पार्ट बी की बात करें जिसमें हमने फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स को डिस्कस करना है, तो उसमें जो प्रोविजंस शामिल हैं वो हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़, जो जिस तरह टैक्स के और दूसरे रेवेन्यूज़ आते हैं वफाकी हुकूमत के पास, तो वो फेडरेशन और प्रोविंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर एग्जामेशन एंड इम्पोजिशन ऑफ सर्टन टैक्सेस के कहाँ पे टैक्स नहीं लग सकता, कहाँ लगाया जा सकता है, उसकी फाइनेंशियल प्रोविजन है। जब फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लोन लेना हो तो उन बोरिंग्स को डिस्कस किया गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट, पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस किया गया है। और जिस तरह इसके टाइटल में पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटीज और सूट्स को भी ये डिस्कस करता है। सो बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं कि हमने 5 बुलेट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं हर पार्ट के अंदर, लेकिन 2 मार्क्स का एक पार्ट है, तो इसका मतलब है कि 4 जो है पॉइंट्स भी इनफ होते पूरे मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि 0.5 मार्क्स फॉर ईच टॉपिक और एरिया इसमें बन जाएंगे। तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स में बात करते हैं। सो आर्टिकल 41 से 100 जो है वो पार्ट 3 के कंटेंट्स वहाँ से पता चलते हैं, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 से 174 से हमें पार्ट 6 के कंटेंट्स पता चलते हैं। अगर स्टडी टेक्स्ट को रेफर करें तो जो आई कैप का 2020 का स्टडी टेक्स्ट है, उसके चैप्टर 1 में पेज 5 पर ये डिटेल्स जो हैं वो गिवन है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो एग्जामिनर ने ये स्पेसिफिकली बताया है कि 0.5 मार्क्स फॉर ईच टॉपिक और एरिया आपको मिलेंगे, यानी 5 के बजाय अगर आपने 4 आइटम्स भी लिखे होते हैं इन दोनों के अंदर तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल सकते हैं, और बड़े आराम से मिल सकते हैं। लेकिन अगर अब हम एग्जामिनर कमेंट्स की बात करें तो क्वेश्चन 2 पे एग्जामिनर कमेंट्स हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज डिड नॉट मेंशन द मेन टॉपिक्स और एरियाज कवर्ड अंडर पार्ट 3 एंड पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अब बेसिकली इसका जो प्रॉब्लम अराइज हुआ वो ये हुआ कि स्टडी टेक्स्ट अवेलेबल हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ते, वो दूसरे नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स उतने साथ के साथ बाज़ अपडेटेड नहीं होते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एरिया को उस तरीके से नहीं पढ़ा था। फिर जिनको आइडिया भी था कि ये शामिल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एक पर्सपेक्टिव होता है सिलेक्टिव स्टडी का कि ये नया टॉपिक ऐड हुआ था, लेकिन सबने कहा जी ये तो पहले कभी ये तो टेस्ट होता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ नया टॉपिक आया है तो वो जाहिर बात है पहले टेस्ट नहीं हुआ हुआ, उसको आप पास्ट की बेसिस पर जो है प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको आपने अब नए सिरे से पढ़ना था। तो दो इसमें से जो आपको लेसन्स लेने चाहिए वो एक तो ये है कि आप स्टडी टेक्स्ट को लाजमी देखें, चाहे आप अगर कोई और नोट्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ स्टडी टेक्स्ट लाजमी चेक कर लें। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी पे फोकस ना करें, जो कुछ भी सिलेबस और स्टडी टेक्स्ट का पार्ट है उसको लाजमी कवर करें। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2021 का, बिजनेस लॉ के पेपर से रिलेटेड, और ये प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के टॉपिक पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का, कि ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ बिल विच हैज़ बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली बट रिजेक्टेड बाय द सेनेट। तो स्पेसिफिक एक सिनेरियो दे दिया इन्होंने, बजाय ये कि डायरेक्ट थ्योरी में भी वैसे इसको लिखना तो भी थ्योरी में है, लेकिन स्पेसिफिक ये सिनेरियो दे दिया कि एक बिल जो है वो नेशनल असेंबली में पास हो चुका है, लेकिन सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब अगर नेशनल असेंबली ये चाहती है कि वो लॉ बन जाए तो उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास सजेस्टेड आंसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे रूल्स मेंशन हैं तो उसकी बेस पर हम बड़ा सिंपली इसका सोल्यूशन बना सकते हैं। तो वो सोल्यूशन हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो आंसर है बेस्ड ऑन आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि इन केस ऑफ बिल जो ओरिजिनेट और पास हो चुका है नेशनल असेंबली में लेकिन सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो जो प्रोसीजर नेशनल असेंबली फॉलो कर सकती है वो क्या है। सबसे पहले तो ये कि नेशनल असेंबली की रिक्वेस्ट पर बिल को एक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट की जो ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन के अंदर उस बिल को कंसीडर किया जाए, इसकी रिक्वेस्ट देगी नेशनल असेंबली, और फिर एक ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। फिर बिल जो है उसे पास करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स के थ्रू, जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, यानी सेनेटर्स भी और एमएनएस भी, नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी और सेनेट के जो मेंबर्स हैं यानी सेनेटर्स वो भी, वो जो लोग मौजूद होंगे वो उसमें वोटिंग करेंगे ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। अब यहाँ पर ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि ज्वाइंट सिटिंग में नेचुरली नेशनल असेंबली को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। उसकी वजह ये है कि सेनेट की जो है वो अराउंड 100 सीट्स हैं
और जो नेशनल असम्बली है उसकी सीट्स जो हैं वो 300 प्लस के करीब हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली जो ज्वाइंट सिटिंग जब भी होती है तो नेशनल असम्बली के पास ज़्यादा एडवांटेज होता है और उसमें जो पार्टी स्ट्रांग होगी वो उस बिल को पास करवाने के अंदर जो है वो कह लें कि एक्शन ले सकती है। और एक बार बिल ज्वाइंट सिटिंग में पास हो जाए तो फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास लेकर जाया जाएगा असेंट के लिए। प्रेसिडेंट की जब असेंट उसको मिल जाएगी तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए ऑन रिसीविंग सच असेंट। तो क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी कि एक बिल जो है अब उसको लेजिस्लेशन के तौर पे कैसे प्रोसेस किया। तो जब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो वो लेजिस्लेशन बन गया। तो ये इसका आंसर बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।